Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. A very good morning class to all of you. You're most welcome at the Major Kalshi classes Prayagraj. This is Abhishek Dwivedi, your GS faculty. Now, dear class, as I promised, जैसा कि मैंने दोस्तों आपसे ये वादा किया था कि आपके जब तक सीडीएस के पेपर्स नहीं हो जाते तब तक इस प्रकार की सीरीज़ कंटिन्यूसली मैं जीएस की लाता रहूँगा. होपफुली मुझे लगता है कि जो ये सीरीज़ है वो काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल होगी. और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो प्रश्न है हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इसमें लिए हैं वो लिए हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड पैटर्न पे. और कुछ एनालिसिस करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस प्रकार के प्रश्नों की प्रोबेबिलिटी है, अब एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पे इन्वॉल्व किया है. तो उससे स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन पेपर को हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन लाइन है, आइए देखते हैं. मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है. मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता. स्टे ट्यून्ड विद द मेजर कल्सी क्लासेस. आप हमारे साथ जुड़े रहिए. ये हमारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है कि आप जैसे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपके लिए बेटर प्लेटफॉर्म ये है कि आप मेजर कल्सी क्लासेस से जुड़े हुए. जितना भी बेस्ट हो सकता है अप टू द मार्क, जब तक आपके पेपर्स नहीं हो जाते तब तक हमारी टीम आपके साथ लगी हुई है. अब अगर फर्दर मैं बात करूं तो जो हमने आपसे वादा किया था कि सैंपल पेपर 1 जो था उसके बाद सैंपल पेपर 2 जो आएगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पॉलिटी का टॉपिक है, इसको इंक्लूड किया है हमने, और सिटीजनशिप ना, काफी अभी इश्यूज बवाल चल रहे हैं इस मैटर पे, तो हमने इन दोनों टॉपिक्स को ऐड किया है. तो ये सैंपल पेपर 2 सीरीज होगी. अब विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अपने क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं. आइए देखते हैं क्वेश्चंस को. तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सनालिटीज played most important role in the transforming the indigenous kingdoms into the part of Indian Union. कौन से ऐसे दो महान लोग थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत में विभिन्न, अगर मैं बात करूं, किंगडम्स को मिलाने में. तो ऐसे लोगों में ऑप्शंस जो हैं आपके पास ए बी सी डी. लगभग सरदार पटेल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होगा, लेकिन ओनली वन पर्सन प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल, जिसको कहा जाता था कि राइट हैंड ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल. राइट हैंड ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो अगर हम बात करें यहां पे डियर क्लास, तो सरदार पटेल के साथ वीपी मेनन ना. राइट ऑप्शन क्या होगा यहां पे, हमारा जो राइट ऑप्शन होगा डियर क्लास, वो इसके साथ बेस्ट जो फिट होगा वो होगा बी ऑप्शन, सरदार पटेल एंड वीपी मेनन साहब. क्लियर हो गई बातें. और काफी इस प्रकार के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं इसी पैटर्न पे. तो हमने क्या किया, चारों ऑप्शंस में एक पर्टिकुलर 1% को जो इंपॉर्टेंट है उनको लिया. और आप सब जा सकते थे के एम मुंशी के साथ, महात्मा गांधी के साथ, जवाहरलाल नेहरू के साथ, शायद आपको ये पता ना हो, इसलिए हमने इस प्रश्न को यहां पे शामिल किया. आइए मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर. इवन आफ्टर merger of the other princely state into the Indian Union, which 3 states delayed their accession into the Indian Union? आप सबको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक क्रेडिट जाती है देशी रियासतों के विलय को लेकर के. जैसा कि आप सबको पता होगा कि डिले हुआ था जम्मू कश्मीर को लेकर के, क्योंकि वहां की राजा की जो विचारधारा थी वो एक स्वतंत्र रहने की बात थी. और जब कुछ उन्हें फील हुआ कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ षड्यंत्र किया जाए पाकिस्तान के द्वारा, तब तक फाइनली काफी लेट हो चुका था. और एक स्टेट ऐसा था जो कि नहीं चाहता था कि मैं भारत में विलय हूं. तो इस प्रकार के 3 स्टेट्स को आपको चुनना है. ऑप्शन ए है जूनागढ़, मैसूर एंड जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू कश्मीर, उदयपुर, कपूरथला एंड जम्मू कश्मीर. तो ज्यादा ऑप्शंस के करीब अगर हम बात करें तो जो हमारे राइट ऑप्शन है यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू कश्मीर. क्लियर हो गई बात. और ये कहा जाता है कि हैदराबाद के निजाम ने भी भारत में विलय को मना कर दिया था, लेकिन काफी सरदार पटेल की सूझबूझ से इसको भी अंततः भारत में मिला लिया गया. क्लियर हो गई बातें. तो राइट ऑप्शन क्या होगा, जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू कश्मीर विल बी द राइट ऑप्शन. क्लियर. नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 3. फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन of the states on the linguistic basis, the Indian government had appointed a state reorganization commission.
ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और आपने अमूमन देखा होगा सीडीएस पैटर्न में क्वेश्चंस जो हैं वो पैटर्न है उनका काफी ब्रॉड एक्सपेंसेस होता है और आंसर लिटिल बिट थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहां पे देखते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन in the 1953 AD and Parliament passed the State Reconstitution Act in the 1956 on the basis of its report. Who was the head of the commission? हमेशा आप जानते हैं कमीशन के हेड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को बनाया जाता है, जैसा कि परंपरा आप जानते हैं। तो उसमें आपको जज आप देखिए जस्टिस फजल अली, पंडित एस.एन. कुंजरू और जस्टिस एम चगला, अगर इनकी बात करें तो यहां पे आपको एक क्लू मिल सकता है। अब क्लू में अगर मैं बात करूं तो दो लोगों में आप जा सकते हैं, जस्टिस फजल अली के साथ और जस्टिस एम चगला के साथ। तो राइट ऑप्शन जो होगा यहां पे ए होगा, जस्टिस फजल अली। क्लियर हो गई बातें? चल अब वी आर मूविंग नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच कॉलोनीज ऑफ कराइकल, माहे, Yemen and the Pondicherry was surrendered to the India by the French government in the year। अब ये क्वेश्चन काफी टफ हो जाता है कि सर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है ईयर को रिकॉल करने में। देखो कोई प्रॉब्लम्स नहीं, मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताता हूं। सबको पता है कि 1947 से में यहां से ब्रिटिशर्स चले गए, उसके जस्ट 7 ईयर के बाद, आफ्टर 7 ईयर के बाद अगर मैं बात करूं तो कौन गया? अगर हम इसमें 1947 में 7 ऐड ऑन करते हैं डियर क्लास तो क्या हो जाता है 1954। तो या 1954 में कौन यहां से गया? फ्रेंच। अब अगर इसमें 7 फिर से ऐड ऑन करें तो यहां पे आपका हो जाता है 1961। दिस वाज द पुर्तगीज। तो यानी कि सबसे पहले की अगर मैं बात करूं इस सीक्वेंस में रिकॉल करने की तो 1947 वाली डेट आपको कभी मिस आउट नहीं होगी, इजीएस्ट वे है। तो 1947 में कौन गए? ब्रिटिशर्स। फिर उसमें 7 इयर्स ऐड कर देते हैं क्लास, ऐड करने के बाद तो 1954 में कौन गए? यहां से फ्रेंच गए। अब बात करते हैं 1961 में यहां से कौन गए? तो पुर्तगीज गए, क्योंकि लास्ट में हम गोवा को ही 1961 में अगर हम बात करें तो आजाद करा पाए थे और 1961 में यहां से छोड़ के गए थे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब सीक्वेंस की बात याद रखिएगा, कभी मिस आउट नहीं करिएगा। एक ट्रिक है, देखिए पी डी बी डी एफ, सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डचेस आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रेंच आए। क्लियर हो गई बात? तो यहां पे ये जरूर याद रखिएगा 1664 लास्ट है आपका और स्टार्टिंग क्या है? पुर्तगीज 1498 में है। जाने के सीक्वेंस की मैं बात करूं तो आपको देखिए जाने के सीक्वेंस में अगर 3 आपको पता हो गए तो किसी भी प्रकार का पूछे तो आप आसानी से आंसर्स कर पाओगे। गोवा को कब हम आजाद करा पाए? तो 1961 में ना। और फिर बात करें अगर पोंडिचेरी, कराइकल, माहे को कब आजाद करा पाए? तो 1954 में, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनीज थी, ये छोड़ के चले गए। और फिर 1947 में तो ब्रिटिशर्स ने लेफ्ट इंडिया, दे लेफ्ट द इंडिया। तो ये आसान सा तरीका है और इसको अगर आप रिकॉल करोगे कभी भी, मैं आपको बता दूं वेस्ट वर्जन जो अभी अपडेटेड है वो आप सॉफ्टवेयर जैसे अपडेट होता है ना, तो वैसे टाइम टू टाइम क्वेश्चंस के पैटर्न को भी अपडेट किया जाता है। तो मैं बता दूं आपको कोई भी हिस्ट्री में मेरा वे ऑफ टीचिंग ये होगा कि मैं कभी भी प्रयास यही नहीं करूंगा कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट्स रिकॉल करवाऊं। ये वे ऑफ टीचिंग ये होगा कि सिर्फ आप माइंड में 1-2 चीजों को सेट कर लें, पूरी लाइफ कभी आपको मिस आउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की बात करता हूं तो यार आंसर आपको आसानी से मिल गया, क्योंकि हमने किसकी बात कर दी? फ्रेंच। और फ्रेंच की बात कर रहे हैं तो 1954 विल बी द राइट ऑप्शन। कोई यहां पे आपको डाउट या दिक्कत की वाली बात ही नहीं है। क्लियर हो गई बात डियर क्लास? अब आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चल, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम वाज मेड अ को स्टेट ऑफ इंडिया? डियर क्लास बहुत ही अच्छे से आंसर्स करेंगे हम सब इसका, क्योंकि को स्टेट सह राज्य की बात कर रहा हूं, सह राज्य की बात कर रहा हूं, बना को स्टेट। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आता है। देखिए
ऑप्शंस जो है बड़े क्लोजर दिए हुए हैं। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो बड़े क्लोजर दिए गए हैं, 30, 35, 36। इन दोनों में हमें कंफ्यूजन हो सकती है डियर क्लास, इन दोनों में हमें कंफ्यूजन इसलिए हो सकती है क्योंकि अगर हो सकता है कि प्रॉपर वे में हमने रिकॉल नहीं किया है तो ऑप्शन मिस कर सकते हैं। कैसे? देखिए 35th अमेंडमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ डियर क्लास? वो हुआ, अगर 35th की मैं बात करूं तो 1974 में, और 36 कब हुआ? 1975। 1974 में और 1975 में। अब देखिए हम बात करें क्लास तो यहां पे को स्टेट का दर्जा 35th अमेंडमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन 1974 मिला, लेकिन जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला वो 36th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1975 में मिला। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गई बातें? चल वी आर मूविंग नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Before introducing a bill regarding the organization of state in the parliament, whose permission is the necessary? अब ये समझें आप, अब बात करते हैं legislature of the respective state, okay, governor of the respective state और president of India। बात कर रहा है before introducing the bill regarding the organization of state in the parliament। अब यहां से ऑप्शन आपको मिल गया। अगर पार्लियामेंट की बात हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसकी पीरियड इंफॉर्मेशन किससे लेनी होगी? प्रेसिडेंट से। हम परेशान हो सकते थे क्योंकि हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि गवर्नर भी हो सकता है सर, पहले तो लेजिस्लेचर में आना चाहिए। तो राइट ऑप्शन, जब यहां पे आपको क्लू मिल गया पार्लियामेंट की बात कर रहा है, तो जब भी पार्लियामेंट की बात करेंगे हैविंग 3 पार्ट्स, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, तो पहले प्रेसिडेंट अप्रूवल देगा फिर बहस के लिए आएगा सदनों में। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चल वी आर मूविंग नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, अगर अगले क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट में बाय लॉ डिक्लेयर वाज एन एनी कंट्री, alter the boundaries of any state, increase the area of any state, establish an autonomous council within any state। अब देखो ये तो राइट्स इसमें नहीं है यार, तो ये तो आप भूल जाएं। चल 3 की बात करता हूं, 1 2 3। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है ना, लेकिन जो आर्टिकल 3 कहता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स की मैं बात करूं डियर क्लास, तो एक ट्रिक है UCFDI में US भी UP से आगे है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं यार, तो हमें याद करना है। देखो, पहला यूनियन एंड स्टेट्स, दूसरा संविधान का भाग सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में बताता है, तीसरा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, चौथा डीपीएसपी के बारे में, पांचवा बताता है सिर्फ यूनियन के बारे में, छठा स्टेट के बारे में, सातवां बताता है किसके बारे में? शेड्यूल की अगर मैं बात करूं जो ख में बताई गई हैं चीजें उनके बारे में बताता है, पार्ट बी में जो लिस्टेड है चीजें उनके बारे में बताता है। फिर जो है 7 हो गए, 8वां जो है वो यूनियन टेरिटरी बताता है, 9वां पंचायती राज सिस्टम बताता है और 10वां सर्विसेज फॉर SC ST बताता है। अब देखो हमको फोकस करना है इन पे, तो यहां पे अगर हम बात करें तो आप समझिएगा कि जो 5वां है वो यूनियन के बारे में, छठा अब यहां पे किसके बारे में बता रहा है? आर्टिकल 3 के बारे में। ऑब्वियस सी बात है ये कहां पे होगा? यूनियन से रिलेटेड होगा ना। और हम बात करें तो यूनियन में कहां से कहां तक आर्टिकल है? 1 to 4, सिटीजनशिप में 5 to 11 और फंडामेंटल राइट्स में 12 to 35, डीपीएसपी में 36 to 51। 51 के ए में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। क्लियर हो गई बातें? तो यहां पे हमारे पास 2 and 3 will be the right होंगे। तो क्या है ऑप्शन हमारे पास? ऐसा है, बिल्कुल है, C will be the right option डियर क्लास। क्लियर हो गई बातें? C will be the right option। चल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What rights Indian citizens enjoy under the Indian Constitution which are otherwise not available to the foreigners? Eligibility for the some public post, okay, right to the become a member of a parliament, legislature, fundamental right
Secured via Article 15, 16 and the 19, all of the above. All of the above will be the right option. What right Indian citizen enjoy under the Constitution which are otherwise not available to the foreigners? ये फोकस करने वाली बात है। इस प्रश्न को कई अदर तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्लियर हो गई बातें? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो डी होगा आपका। चल अब 9th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर क्लास। A citizenship of India can be attained acquired by the which of the following methods? बाय बर्थ, बिल्कुल जन्म से आप प्राप्त कर सकते हैं। फादर मदर आपके यहाँ के हैं तो आपको ऑलरेडी वो मिल गए। बाय डिसेंट मिल सकती है। थ्रू रजिस्ट्रेशन में अन रिक्वेस्ट नहीं मिलती भाई। आप एलिजिबिलिटी शो करिए और एलिजिबिलिटी है आप में तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो मनी के बिहाफ आप पे आपको सिटीजनशिप नहीं देती है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? हाँ, तो यहां पे क्या है, यही जो 4 तरीके बताए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उनसे के थ्रू प्राप्त कर सकते हो। उसमें रिक्वेस्ट एड ऑन नहीं है डियर क्लास। क्लियर हो गई बातें? तो ऑप्शंस देख लेते हैं 1, 2 एंड 3। बी विल बी द राइट ऑप्शन। रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर? और इंडिया में एक भी जान लीजिए, टर्मिनेशन की अगर मैं बात करूं, आपने किसी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, मेरी बात समझिएगा। क्लियर? तो अगर ले इंडिया के आप सिटीजन हैं और आपने किसी कंट्री की सिटीजनशिप ली, तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया की ऑलरेडी सिटीजनशिप समाप्त हो चुकी है, वो आपके पास है ही नहीं। क्लियर हो गई बातें? ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। 10th, अच्छा 9th हो चुका, आई थिंक 9th हो चुका हमारा। क्लियर? अब 10th की बात करते हैं डियर क्लास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द सिटीजनशिप ऑफ एन इंडियन नेशनल कांट बी टर्मिनेटेड? अब देखिए, नागरिकता भारत की समाप्त होने का जो प्रोविजन है वो क्या इसमें एक्सप्लेन्ड है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द सिटीजनशिप ऑफ एन इंडियन नेशनल कांट बी टर्मिनेटेड। अब ये चीजें थोड़ा अंडरलाइन कर लिया करो यार। कैन बी और कांट बी, इन दोनों में अंतर है और थोड़ा इनको बड़ा अच्छा सा फोकस करना होगा। कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, इस चीज को फोकस करिएगा। देखते हैं, ड्यूरिंग इलेक्शंस, during emergency period, during war, all of the circumstances, in which of the following circumstances the citizenship of Indian national can't be terminated? किसी all of the above circumstances, किसी में भी ऐसा नहीं है कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो सस्पेंड हो जाएगी, किसी में नहीं है। ड्यूरिंग द इलेक्शंस, ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड, ड्यूरिंग वॉर, all of the circumstances, all of can't be terminated. In which of the following circumstances the citizenship of Indian national can't be terminated? All of the circumstances, D will be the right option. क्लियर हो गई? चल नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनी सिटीजन कैन बी अ कांट बी। अब देखो बेटा, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको बड़ा फोकस करना अच्छे से। deprived of his life and personal liberties during emergency period by the president, deprived of his life and the personal freedom through a statutory process prescribed by law, okay, by deprived of his life and the personal freedom in any circumstances, none of these. अब देखो, कैन बी और कांट बी दोनों हो सकता है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनी सिटीजन कैन बी और कांट बी, अब दोनों हो सकता है इसमें। डिप्राइव्ड ऑफ द हिज लाइफ एंड द पर्सनल फ्रीडम थ्रू अ स्टैट्यूटरी प्रोसेस प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ। 11th का बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गई बातें? चल we are moving now next question. Which country has accepted the principle of dual citizenship? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। देखिए, प्रिंसिपल की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ सिटीजनशिप, ये यूएसए में ऐसा है कि आप उस स्टेट के भी नागरिक माने जाते हैं और उस कंट्री के भी। तो प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं तो यूएसए विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात? हमारे इंडिया में डुअल नेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक ही आपको सिटीजनशिप का प्रिंसिपल है, क्या? सिर्फ वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। किसी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की बात ही नहीं करते। हम वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। क्लियर हो गई बातें? तो यूएसए से है, ऐसा प्रिंसिपल है यूएसए में।
Now we are moving question number next. On staying for how many years outside India will make a person's citizenship liable to the terminated 7 years? This is the important question for upcoming exam, most important dear class. CA और NRC का भी काफी ज्वलंत मुद्दा रहा है, तो क्वेश्चन इस प्रकार का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 7 सालों की बात की गई है कि अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो ये हो सकता है कि आपकी पॉसिबिलिटीज है कि आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। स्टेइंग ऑफ हाउ मेनी ईयर आउटसाइड इंडिया विल मेक अ पर्सन सिटीजन लायबल टू टर्मिनेटेड 7 years. Okay, now we are moving next question. Consider the following statement. In the Constitution of India and USA, there is a provision for the existence of the both union and states. Okay, that but the citizenship in India is a unitary. Okay, any such a person who has acquired Indian citizenship through naturalization process can never be deprived of his citizenship. अब ऐसा थोड़ी है कि आपने नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ले लिया और बाहरी देश के साथ युद्ध में आप गलत गतिविधियों में शामिल हैं, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या होंगे। तो यहाँ पे अगर देखो एग्जिस्टेंस की बात करूँ, बोथ यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, इंडिया में एग्जिस्ट करता है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूएसए देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ यूनियन। लेकिन अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो फेडरल है, हमारे यहाँ तो भले यूनियन है, वहाँ फेडरल की बात करता है। तो ना ही तो एक सही है और ना ही दो सही है, नाइदर वन नॉट टू। चल, now we are moving question number 15. What a safeguard are available to any Indian citizen regarding the arrest? He shall be informed about the reason of his arrest as soon as possible. बिल्कुल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगा, इसीलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड, एनी हाउ आपको मिलेंगे। और इसी के लिए कहा जाता है कि हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स हैविंग टू पावर टू द इशू द, if we talk about the writs, Supreme Court can have a issue type of writs 5, and High Court also having a right to issue the 5 writs. Okay class, आर्टिकल अगर सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की मैं बात करता हूं, तो वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट्स जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट की बात करूं तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत जारी कर सकता है रिट्स। तो देख लेते हैं यार, बिल्कुल ए सही है। ही शैल हैव द राइट ऑफ अ पर्सनल डिफेंस एंड कंसल्टेशन विथ हर लीगल काउंसिल। बिल्कुल, अगर आपको अपना पक्ष रखा है तो आप अपना वकील तो करते ही हैं। चलिए, ही शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी मजिस्ट्रेट विद इन 20। बिल्कुल, अगर आपको प्रेजेंट किया गया है तो जब से आपको रखा गया है प्रिजन में, उसके 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो विद इन 24 आवर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत जरूर किया जाएगा ना। क्लियर हो गई। ही शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। ऑल ऑफ देम डी विल बी द राइट ऑप्शन। चल, नाउ वी आर मूविंग नंबर 16. Any foreign national can acquire Indian citizenship through naturalization if he has resided in India for at least 1 year before applying for the citizenship of India. Before the 1 year time, he should have served the Indian government for the total of 4 years of the 7-year time period. Okay, which of the following statement occurs? Only one, only two, one and two. None of them are the true. क्लियर हो गई बातें? ओके, क्लियर है। 7 साल के लिए है, बिफोर द 1 ईयर टाइम। अभी करंट की मैं बात करूं तो करंट में जो है वो अगर आप कंटिन्यूसली 6 ईयर्स रहते हैं तो आपको मिलेगा। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप 7 सालों में 4 साल आपने क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट की सर्विसेज की हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि, ठीक है, तो नॉन ऑफ देम होगा। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली दोज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वर ग्रांटेड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हु इमाइग्रेटेड टू द इंडिया हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन द 1935 ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड हु माइग्रेटेड बिफोर द 19th जुलाई 1948। अब यहां पे बात करें तो दिस विल डिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल नंबर 6। क्लियर हो गई बातें? चल, नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट।
The category of overseas citizenship of India were entered in the citizenship of India through the amendment, और रिसेंटली ये किया गया है यार, तो कब किया गया है? 2003 में। क्लियर? Now we are moving question number next. Which of the following statement with the regard to the citizenship provision of Constitution of India are correct? No person shall be a citizen of India by virtue of Article 5 are deemed to be citizen of India by virtue of Article 6, 8 if you see voluntary acquired the citizens of any foreign. The Parliament has power to make any provision with respect to the acquisition and the termination of citizenship and all other matter related to the citizenship. अब देखिए हम बात कर रहे हैं, तो अभी जो काफ़ी CANRC को लेकर के फैक्ट्स थे और उसमें प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रही थी डियर क्लास, अगर हम उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम निकल करके ये आती है, मेजर कंसर्न प्रॉब्लम ये आती है कि हमने जो है कभी काफ़ी चेंजेस किए हैं, ये भी कह सकते हैं। दूसरा ये है कि फुल अवेयरनेस अबाउट द गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट को चेंजेस किए हैं, नो डाउट किया है, CANRC के लिए हल्ला है, लेकिन हमें उसको थ्रोली क्या होना चाहिए, एक बार कॉन्सेप्ट में चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात करूं तो CANRC को लेकर के जो क्वेश्चंस हैं अपकमिंग एग्जाम्स में वो आ सकते हैं और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है यार, रीज़न उसका ये है कि अभी क्या है, आपका 8 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो उसके बिहाफ आप में अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही हैं कंटिन्यूसली। और मैंने जो सीरीज़ ली है, अगर मैं पूरे सीरीज़ की मैं बात करूँ तो उसमें पूरे सीरीज में अगर मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं जितने भी प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर्स में एक्सपेक्टेड हैं, आए हुए हैं, और दूसरा उनका फॉर्मेशन ऐसा किया गया है कि उम्मीद रखते हैं आने की। और मैं ये चाहता हूं कि आप सब पूरा डेडिकेशन के साथ अच्छे से प्रिपरेशन करें। कहीं कोई डाउट्स है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अब बात करते हैं, तो देखो यहां पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड सिटीजनशिप प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट की बात कर रहा है। No person shall be citizen of India by virtue of Article 5 or be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6। क्योंकि देखो सिटीजनशिप के अनुच्छेद किसमें बताए गए हैं, 5 से 11 तक। तो चलो देख लेते हैं यार क्या क्या बता, 5 और डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6, आर्टिकल 8 इफ ही इज वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। ओके, क्लियर है। द पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद द रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द। बिल्कुल पार्लियामेंट को अधिकार है, तो बोथ 1 and 2 विल बी द राइट ऑप्शन। अधिकार है भाई, बोथ 1 and 2 विल बी द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013 इज नॉट करेक्ट? द एक्ट रेगुलेट्स द कॉर्पोरेट सेक्टर टू मेक इट अकाउंटेबल, it provides the corporate social responsibility, it provides more opportunities for new entrepreneurs, it enables wide application of inform। देखिए कह रहा है कि which of the following statement about companies act is not correct। नॉट करेक्ट की बात कर रहा है, तो ये जरूर है कि द एक्ट रेगुलेट्स द कॉर्पोरेट सेक्टर टू द मेक इट अकाउंटेबल। ऐसा कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये है। और नॉट करेक्ट की बात कर रहा है, तो ए विल बी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूं डियर क्लास। द सिटीजनशिप मीन्स क्या है, नागरिकता क्या है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये कह रहा है फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, the right of a suffrage for elections to the house of a people of the union and the legislative assembly of every state। बिल्कुल सही है यार। आप अगर सिटीजनशिप नागरिकता मिल जाती है तो आप राज्यों की विधानसभाओं में, विधान परिषद में और लोकसभा राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? द राइट टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों नहीं कर सकते भाई? लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 साल, राज्यसभा बनने के लिए 30 साल की एज बॉन्ड है, तो हम उतनी कंप्लीट करेंगे, तो क्यों नहीं बन पाएंगे? चलिए select the correct options 1, 2 and 3। D will be the right options। ओके क्लास, अगर हम बात करते हैं इस सीरीज की, तो अगली सीरीज जिस प्रकार मैंने आपसे वादा किया है, प्रॉमिस, आपको 1 or 2 डेज में बहुत जल्द मिलने वाली है। और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और कंटिन्यूअसली इस प्रकार की सीरीज आपको देते रहें, ये मेरा वादा है। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरी गारंटी एश्योरेंस है कि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। कहीं कोई डाउट है बच्चा, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको हम इंप्रूवमेंट करेंगे। आप क्या हैं, हमारे साथ ही हैं, कुछ फ्रेंड्स की तरह है। कहीं कोई प्रॉब्लम से कोई चीजें नहीं समझ में आ रहा, जटिल है, कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसको बताओ, हम अपना बेस्ट वे ऑफ वर्जन आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है। दूसरी चीज, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बार का जो हमारा ध्येय है, एम है, इस बार सीडीएस पार। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.